Hello everyone, my name is Nitish. Welcome back to my channel educationsource.in. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। क्या डिफरेंस होता है? ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं और ये कुछ उनमें से मेजर गवर्नमेंट्स है जिस तरीके से कंट्री को चलाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मोनार्की की। तो मोनार्की ऐसी गवर्नमेंट टाइप है जहां पे एक फैमिली जो है वो पूरे कंट्री पे या पूरी कंट्री को गवर्न करती है। वो अपने अकॉर्डिंग रूल बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, सो मोनार्की कितनी तरह की होती है? मोनार्की दो तरीके की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब इन दो तरीके की जो मोनार्कीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट मोनार्की वो होती है जहां पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। अब वही चीज है, मतलब कि यहां पे जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो एक किंग जो फैमिली है जो गवर्न कर रही है उसके द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, लोगों का कोई भी कंट्रीब्यूशन इसके ऊपर नहीं रहता। लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये किंग डिसाइड करेगा, लोग नहीं डिसाइड करेंगे। लोगों को किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है ये भी वो किंग डिसाइड करेगा। अब जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? फिलहाल अगर वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो एब्सोल्यूट मोनार्की को फॉलो करती हैं, बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे ओमान हो गया, कतर हो गया, इस तरीके की एग्जांपल है जो एब्सोल्यूट मोनार्की को फॉलो करती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या है कि हेड तो वो फैमिली होगी, किंग या क्वीन होगी। ठीक है, बट यहां पे जो उस कंट्री को चलाया जाता है, इवन जो फैमिली कंट्री को चला रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाएगी। एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसके अकॉर्डिंग सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। यहाँ पे पार्लियामेंट भी होती है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, यूके, जापान, ये ऐसी गवर्नमेंट टाइप है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है। तो ऐसी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्की बोला जाता है। यहां पे वोट डाले जाते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, वही रूल एंड रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं। और फाइनली अब जैसे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाना है, वो आपस में डिस्कस करेंगे। जितने भी मेंबर, अब जैसे मेजोरिटी अगर पार्लियामेंट में मिल जाएगी कि हाँ ये जो रूल है इसको हमने फाइनली अपने कंट्री में लगाना है, तो पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया। अब जब पार्लियामेंट ने उसको डिसाइड कर लिया तो जो वो डॉक्यूमेंट है वो किसके पास जाएगा? क्वीन के पास जाएगा। जैसे मैं यूके की बात करूं तो वो क्वीन के पास जाएगा, उसको सिग्नेचर करेंगी। देन आफ्टर दैट वो जो पर्टिकुलर एक्ट है या लॉ है वो कंट्री में एप्लीकेबल हो जाएगा। उसको मतलब कि जितने भी लोग हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं तो 43 कंट्रीज हैं जो कि मोनार्की को फॉलो करती हैं। एब्सोल्यूट प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को वो क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप की। डिक्टेटरशिप क्या होती है? जहां पे एक एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री को गवर्न करते हैं। अब आपको ये लगेगा मोनार्की में भी यही है कि वहां पे भी एक ही पर्सन जिसके पास पावर है। एब्सोल्यूट मोनार्की की अगर बात की जाए, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको डिक्टेटरशिप और एब्सोल्यूट मोनार्की कुछ सिमिलर सिमिलर सी लगेगी, कह सकते हैं हम लोग। बट मोनार्की डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो पावर है, जो पर्सन पावर में है, उसकी फैमिली से वो पावर चल के नहीं आई है। उसने खुद धीरे धीरे अपनी पावर को गेन किया है। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो एडोल्फ एडोल्फ हिटलर, जर्मनी के, वो ऐसा नहीं था कि उसके फादर जो थे या ग्रैंडफादर थे वो वहां के किंग या क्वीन थे। उसने क्या किया? धीरे धीरे अपनी पावर को गेन किया और एक हायर पोस्ट पे पहुंचने के बाद उस कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है या रूल एंड रेगुलेशन है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिए। ठीक है, अपनी फैन फॉलोइंग इंक्रीज कर दी और उस कंट्री को अपने अकॉर्डिंग गवर्न करने लगा। तो जो डिक्टेटरशिप है वो एक पर्सन उस पावर को खुद गेन करता है। अच्छा, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो एडोल्फ हिटलर, जर्मनी, स्टालिन, यूएसएसआर, नेपोलियन, फ्रांस, किम जोंग उंग, राइट नाउ नॉर्थ कोरिया जो है वो डिक्टेटरशिप के अंडर है। ठीक है, आपको लगेगा फ्रांस। फ्रांस में जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब किंग को हटाया गया था तो नेपोलियन ने धीरे धीरे क्या किया था? कौन सी अब मैं आपको बात बताता हूं, देखो। फ्रांस में क्या था? किंग था। लुइस 16 की बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसको हटाया गया। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आए। फ्रांस में कुछ टाइम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में काम किया गया, बट धीरे धीरे नेपोलियन ने क्या किया? उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ टाइम के लिए जो फ्रांस है वो भी डिक्टेटरशिप के अंडर काम किया है। ओके,
अगर हम अभी की बात करें तो अब अभी 57 कंट्रीज हैं, अप्रोक्सीमेट 57 कंट्रीज हैं जो डिक्टेटरशिप के अंडर काम कर रही हैं। तो आई होप आपको डिक्टेटरशिप के अंदर भी पता चल गया होगा। सम टाइम आपको हिस्ट्री में अगेन आपको बताया जाए, एडोल्फ हिटलर। जो डिक्टेटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके या अपने लोगों को लेके। वो अपने रूल एंड रेगुलेशंस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। जबरदस्ती लोगों के ऊपर रूल एंड रेगुलेशंस को थोपा जाता है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो हिटलर को ज्यूज कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने अप्रोक्सीमेट 60 लाख ज्यूज को मार दिया था। 5 साल में 60 लाख ज्यूज को उसने मार दिया था। होलोकॉस्ट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी मूवीज भी इसके ऊपर बनी हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो जो डिक्टेटरशिप है वो अग्रेसिव हो जाती है। अब नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में क्या, आपको कुछ भी नहीं पता अभी वहां पे क्या चल रहा है, वहां से कोई भी न्यूज बाहर नहीं आती। अगर हम रशिया की बात की करें तो रशिया भी में भी अब धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि अभी जो हमारे वहां के प्रेसिडेंट हैं, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, तो वो भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्शन कर रहे हैं। वहां पे क्या होता, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता था, बट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल एंड रेगुलेशंस को चेंज कर दिया। वो अपने टाइम पीरियड को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, नए नए रूल एंड रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे रशिया जो है वो अगेन डिक्टेटरशिप के अंदर जाता जा रहा है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसमें हम लोग रह रहे हैं। अब डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे सुप्रीम पावर जो होती है वो लोगों के हाथ में होती है। लोग वहां पे अपने बिहाफ पे इलेक्ट करके पार्लियामेंट में लोगों को भेजते हैं, ठीक है। जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शंस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं। तो जितने भी वहां पे मेंबर्स बैठे हुए हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, हमारे द्वारा। हम लोग वोट डालते हैं, तब जाके वो हमारी तरफ से पार्लियामेंट में बैठते हैं और डिसीजंस लेते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही तो इंडिया में राइट है हमें स्ट्राइक करने का। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई हमारी किसान यूनियन की, ठीक है। किसानों ने बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया अपने, जो उन्होंने रूल एंड रेगुलेशंस बनाए थे किसानों के लिए। 1 साल का पूरा 1 साल का वो पूरी की पूरी स्ट्राइक चली है। उसके बाद गवर्नमेंट ने वो क्या किया है, वापस ले लिया उस लोग को। अगर यही चीज डिक्टेटरशिप में होती तो मैं भी वो कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि हमारे पास पावर है, हम स्ट्राइक करेंगे। अगर गवर्नमेंट मानी तो ठीक है, वरना 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज, ठीक है। तो हमारे पास पावर है, हम चेंज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर यही है कि लोगों के हाथ में एक्सट्रीम पावर होती है गवर्नमेंट को चेंज करने की, अपने ऊपर अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलवाने की। अगर हम हिस्ट्री की बात की जाए तो 50th सेंचुरी बीसी की अगर बात की जाए तो ग्रीक को बोला जाता है डेमोक्रेसी है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में यूएसए को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। बट वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे ग्रीक को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोला गया है, बट कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ये भी बताती हैं कि इंडिया वाज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। अगर हम मोहनजोदारो की बात की जाए, हड़प्पा की बात की जाए, तो वहां पे भी इस तरीके की इलेक्टेड फैसिलिटीज थी कि जो वहां पे जो गवर्नमेंट चलाते थे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी। बट हमारे पास उनकी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास वेरिफिकेशन नहीं है, तो हम लोग ये चीज वेरीफाई नहीं कर पाते कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती थी। जब हमारे इंडिया में सिविलाइजेशन हो चुकी थी, मोहनजोदारो हड़प्पा, उस टाइम पे तो बाकी जो, अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो वो तो ट्राइब्स में रहा करते थे। अगर यूरोप की बात की जाए, यूएसए की बात की जाए, तो वहाँ ट्राइबल एरियाज थे। तो हमारे इंडिया में बहुत पहले सिविलाइजेशन आ गई थी। ये लोग कहते हैं कि हम यूरोपियंस इंडिया में गए हैं तो वहां पे सिविलाइजेशन लेके आए हैं, बट इनको पता होना चाहिए कि इंडिया में, इंडिया एक ऐसा एरिया है जहां पे सबसे पहले सिविलाइजेशन आ चुकी थी। ओके, तो ये 3 तरीके की जो गवर्नमेंट थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।